विनीता और रमन दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। रमन के दो छोटे भाई थे, अरुण और सोनू, जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष थी। विनीता का यही छोटा सा परिवार था। ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। ऐसे ही एक दिन अचानक रमन का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। रमन को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। रमन की हालत बहुत बुरी थी और आखिरकार रमन मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई को हार जाता है। उसकी मौत हो जाती है और विनीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह से विनीता, अरुण और सोनू रमन का अंतिम संस्कार करते हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ रमन था। उसके जाने के बाद घर की आर्थिक हालत खराब होने लगती है। ये देखकर अरुण और सोनू कम उम्र में ही काम करने का सोचते हैं। अरुण और सोनू, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों बस पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तक तुम्हारे भैया जिंदा थे तब तक उन्होंने तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया, और मेरे जीते जी मैं तुम्हें कभी भी बाल मजदूरी नहीं करने दूंगी। तुम्हें पढ़ लिख कर एक अफसर बनना है, मजदूरी के लिए तुम दोनों नहीं बने हो। भाभी आपकी बात ठीक है, लेकिन घर के हालात को देखते हुए हम दोनों को काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाभी, आप हम दोनों की जिम्मेदारी हो। हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए भी आपको इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी महसूस हो। इसलिए हम दोनों अपने लिए कोई छोटी मोटी मजदूरी ढूंढ लेंगे, जिससे हमारे घर की आर्थिक हालत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे भैया का सपना था कि तुम एक बहुत बड़े अफसर बनो। क्योंकि तुम्हारे भैया और मैं तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारा ये सपना तुम दोनों पूरा करो। मेरी खुद की कोई संतान नहीं, अब तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो, मेरा सब कुछ हो। इसीलिए प्लीज अपनी भाभी माँ की बात मान जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी सिर्फ पढ़ने का समय है, बाकी सारी चीजें तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। विनीता घर की आर्थिक हालत को देखते हुए खुद मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाती है। मेहनत मजदूरी करने से जो कुछ भी पैसे आते, उससे घर का खर्चा चलाती और साथ ही अरुण और सोनू दोनों की पढ़ाई पर भी लग जाया करता। ऐसे ही एक दिन विनीता मजदूरी करने के लिए काम पर जाती है। तभी वहाँ विनीता का मालिक आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी किस्म का था, और विनीता से कहता है, अरे विनीता, अभी तो तू बहुत ज्यादा जवान है और तेरी जवानी इस तरह से खराब हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेहनत मजदूरी छोड़कर कुछ ऐसा काम कर जिससे तुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो। मालिक, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देख, मुझे मेरे घर के लिए ना साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी चाहिए। तो तू मेरे घर पर आ जाना, मैं तुझे बता दूंगा कि कैसे काम करना है और अच्छा पैसा दूंगा तुझे, चिंता मत कर। अच्छा ठीक है। विनीता अपने मालिक की चाल को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। ऐसे ही शाम को विनीता अपने मालिक के घर जाती है। मालिक की बुरी नजर विनीता के ऊपर थी। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। विनीता खुद को बचाने की कोशिश करती है और किसी तरह से खुद को बचाकर वहाँ से भागती हुई अपने घर आ जाती है। विनीता बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। अरुण और सोनू विनीता को देखकर उससे कहते हैं, भाभी माँ, आपको क्या हुआ? आपके कपड़े इस तरह से फटे हुए क्यों हैं? लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। भाभी माँ, बोलो ना, किसने किया ये सब? विनीता बेचारी रोते हुए सोनू और अरुण को सारी बात बताती है। अरुण और सोनू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उनकी माँ समान भाभी के साथ किसी ने इस तरह से उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ये बात कहीं ना कहीं अरुण और सोनू को, उनके दिल को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाती है। लेकिन गरीब होने के कारण वो दोनों उस मालिक का कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सोनू और अरुण दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान लगाते हैं। देखते ही देखते यूं ही 5 साल गुजर जाते हैं। विनीता की भी उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक घर में साफ सफाई का काम करती है, जिससे उसके घर का खर्चा चलता है। ऐसे ही एक दिन अरुण विनीता से कहता है, भाभी माँ, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट ऐसा हो कि हमारे सर से ये गरीबी की छाया हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। भैया और आपने जो सपना देखा था वो मैं पूरा कर पाऊँ। चिंता मत करो अरुण, तुमने बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल हमेशा ऊपर वाला देता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा।
तुमने जिस सरकारी नौकरी की तैयारी की है ना, वो सरकारी नौकरी तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद अरुण का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो बहुत अच्छे नंबरों से उस एग्जाम को क्लियर कर लेता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है। विनीता और अरुण, सोनू तीनों बहुत खुश होते हैं। उन तीनों के जीवन में खुशियाँ काफी समय बाद आई थी। विनीता बहुत ही खुश थी। उसे अपने दोनों देवरों के लिए सूजी का हलवा बनाया था और उन दोनों का मुंह मीठा करवाते हुए उनसे कहती है, अरुण और सोनू, ये लो सूजी का हलवा, इससे मुंह मीठा करो। तुम्हारे भैया का फेवरेट है ये। आज उनके एक भाई ने तो उनका सपना पूरा कर दिया, अब बारी है सोनू की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोनू भी उनके सपनों को पूरा कर दिखाएगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। विनीता और अरुण दोनों मिलकर सोनू को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। सोनू भी खूब मेहनत करता है और सोनू एक आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए वो खूब पढ़ाई करता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। एक चमचमाती कार से अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर अपनी भाभी को पुकारता हुआ कहता है, भाभी माँ जल्दी बाहर आइए, देखिए आपका सोनू एक आईएएस ऑफिसर बनकर आपके सामने है। आज आपका और भैया का सपना पूरा किया है मैंने। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आप जैसी माँ समान भाभी का देवर हूँ। विनीता बाहर आती है और अपने देवर की आरती उतारती है। सोनू अपनी भाभी का पैर छूता है और उनसे कहता है, भाभी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आज आपने हम दोनों भाइयों को पूरी तरह से सपोर्ट करके एक काबिल इंसान बनाया है, वरना आज के समय में कोई भाभी अपने देवर के लिए इतना नहीं सोचती जितना आपने हमें एक माँ की तरह प्यार देकर इतना काबिल बनाया है। मैं भी बहुत गर्व से कहती हूँ कि तुम दोनों की भाभी माँ मैं हूँ। मुझे तुम दोनों के होने से कभी ये कमी महसूस नहीं हुई कि मेरी खुद की कोई संतान नहीं। तुम दोनों मेरे बेटे हो और तुम दोनों ने हमेशा मुझे माँ का दर्जा दिया है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम दोनों की माँ हूँ। हाँ भाभी, कहते हैं ना, दुखों से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और हमारे जीवन में बहुत ऐसे बुरे बुरे हालात आए जिनसे हमने डटकर सामना किया और आज यहाँ तक आ गए। सब आपकी वजह से है भाभी। इस तरह से अरुण और सोनू दोनों गांव में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा घर बनाते हैं। उनके घर के आगे पीछे दोनों गाड़ियां खड़ी होती थी। घर में काम करने के लिए दो दो तीन तीन नौकर थे। इस तरह से अरुण और सोनू दोनों कलम के दम पर हर वो चीजों को हासिल करते हैं जो वो चाहते थे अपने जीवन में, और इस तरह से वो तीनों हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। हर माँ का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाए, पर जब भी आरती के सामने उसकी बेटी दिया की शादी का नाम आता है तो वो परेशान हो जाती है। पर आखिर ऐसा कब तक चलता? दिया की शादी की उम्र हो चली थी। अब सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग आरती को भला बुरा कहने लगे थे। बहन, कैसी माँ हो तुम? हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की शादी सही उम्र पर अच्छे लड़के से हो जाए। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती ही नहीं हो, तभी तो तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रही हो। माफ करना बहन, पर तुम अपनी बेटी की चिंता करो, मैं अपनी बेटी की चिंता खुद कर लूंगी। और तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती हूँ या नहीं? अरे मुझे जब ठीक लगेगा तब मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगी। मुझे तुमसे राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आरती एक औरत का तो मुंह बंद कर देती है। पर आखिर ये सिलसिला कब तक चलता? आखिर कब तक आरती इसी तरह से सबको जवाब देती? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिया भी लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। माँ, आखिर तुम मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते? सब सही तो कहते हैं, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझसे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, बस तुम हो जो मुझे हमेशा ही अपने पास रखना चाहती हो। पर दिया बेटा, मैं तेरी भलाई चाहती हूँ इसीलिए। पर माँ, आप मुझे कब तक रख पाओगे? आप भी तो कहते हो कि दुनिया की रीत है कि हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, फिर आप क्यों दुनिया से लड़कर मुझे हमेशा अपने पास रखना चाहती हो? दिया के किसी भी सवालों का जवाब आरती के पास नहीं था। दिया के सवाल सुनकर आरती चुप हो जाती है और तभी वहाँ दिया के पिता अशोक आते हैं। दिया, आरती बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें अपनी बेटी की शादी करवा देनी चाहिए। आखिर हम कब तक इसकी रक्षा करेंगे? हम और ज्यादा दिन इसे घर में नहीं रख सकते। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं ना? हाँ आरती, मैं सब जानता हूँ।
तभी तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि दया की शादी हो जाने दो, उसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तुम या मैं उसकी किस्मत से ज्यादा दिन तक लड़ नहीं सकते। अब आरती अशोक की बात मान जाती है और बहुत जल्द दिया की शादी राहुल नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के से करवा देती है। शादी होने के बाद दिया बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर हर लड़की का सपना जो होता है कि वो भी शादी करे। आज दिया का भी सपना पूरा हो गया था। पर ये क्या, शादी के अगले ही दिन राहुल उसे खुद से दूर होने के लिए कह देता है। दूर हटो मुझसे, तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। आखिर एक किन्नर मेरी बीवी कैसे हो सकती है? राहुल जी ये क्या कह रहे हैं? अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो साफ साफ कह दीजिए ना कि दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कम से कम मेरे ऊपर ये घिनौना इल्जाम तो मत लगाइए। क्या कहा तुमने? मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूँ? अरे तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर हमें धोखा दिया है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हारी माँ से बात करने। अब राहुल दिया का हाथ पकड़कर उसे उसकी माँ के पास ले जाता है और उसकी माँ से कहता है, अपनी किन्नर बेटी को हमारे घर की किन्नर बहू बनाकर आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया सासू माँ। मैंने आपको अपनी माँ का दर्जा दिया और आपने मुझे धोखा। अरे कम से कम आप तो मुझे अपनी बेटी का सच बता सकती थी ना। अगर आप मुझे सच बता देती तो ये मेरा फैसला होता कि मुझे दिया से शादी करनी है या नहीं। माफ करना बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर इसमें मेरी दिया की कोई गलती नहीं, क्योंकि जिस तरह तुम इसकी सच से अनजान थे, ठीक उसी तरह ये खुद भी अपने सच से अनजान ही है। बस यही वजह थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कहीं नहीं करवा रही थी और ना ही उसे खुद से दूर कर रही थी। इसीलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें दिया का सच बता देती तो तुमसे कभी शादी नहीं करते, और अगर दिया की शादी नहीं होती तो दिया लोगों के ताने सुन सुनकर खुद खुशी कर लेती। पर अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं अपने घर वालों को इसका सच? मेरे माँ बाप को लगता है कि वो अपने घर में एक बहू लेकर आए हैं। क्या बीतेगी मेरे माँ बाप पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू एक किन्नर है? राहुल बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कुछ दिन मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रख लो। कुछ दिनों बाद मैं अपनी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी, किसी नए शहर। फिर तुम सबसे कह देना कि लड़की सही नहीं थी या कोई भी बहाना बना देना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस किसी को मेरी बेटी की सच्चाई मत बताना। अगर दुनिया वालों को मेरी बेटी की सच्चाई पता चल गई तो वो सब उसे चैन से जीने नहीं देंगे, और ना ही तुम्हारे परिवार वालों को। आरती अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने दामाद से मिन्नतें करती है। राहुल आरती की बात मान जाता है और दिया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। दिया के सास ससुर बहुत अच्छे थे, वो उसे बेटी का दर्जा देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिया की सास दिया को सराखों पर रखती है। मेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू एक किन्नर है तो उन पर क्या बीतेगी। मेरे घर वालों ने इतने सालों तक मुझसे मेरी सच्चाई छुपा के रखी। मैं अपनी सच्चाई छुपाकर अपने परिवार वालों को अब और धोखे में नहीं रख सकती। इतना सोचकर दिया अपनी सास को अपना सच बताने के लिए जाती है। माँ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपको एक सच बताना है। कैसा सच बहू? वो माँ जी। पर तभी वहाँ राहुल आ जाता है और उसे सच बताने से रोक लेता है, जिसके बाद दिया की सास दिया से कहती है, बहू तुझे जो बताना है वो बाद में बता देना जब राहुल घर पे नहीं होगा। और हाँ, फिलहाल मुझे तुझे कुछ बताना है कि रात को घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? पर वो माँ जी। अरे बहू, तू भूल गई लेकिन मैं नहीं भूली। आज तेरा जन्मदिन है। अपनी सास की खुशी देखकर दिया की हिम्मत टूट जाती है और वो अपना सच नहीं बता पाती। उसकी सास उसका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। दिया एक किन्नर होने के बाद भी बहू होने के सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाती है और यह सब देखकर धीरे धीरे राहुल की नाराजगी खत्म होने लगती है और उसका गुस्सा प्यार में तब्दील होता है। जब एक दिन राहुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दिया, तुम अभी तक मेरे पास ही बैठी हो। तुम्हारी आंखों को देखकर लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं। मैं ठीक हूँ राहुल जी, और आप बुखार में तप रहे, ऐसे में भला मैं कैसे सो सकती हूँ। दिया राहुल की खूब सेवा करती है। अब दिया का प्यार, उसकी सच्चाई देखकर राहुल भी दिया को मन ही मन प्यार करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन आरती राहुल से कहती है कि वो उसकी बेटी उसे सौंप दे, तो राहुल
अपनी सास को मना कर देता है। माफ करना माँ, उस दिन मैंने आपसे बहुत बेरुखी में बात की, पर अब मुझे मेरी किस्मत स्वीकार है। मुझे मेरी दिया स्वीकार है। मैं दिया को कभी नहीं छोड़ूंगा, और जिस तरह से इतने सालों तक आपने उसका ख्याल रखा, उसी तरह से मैं भी उसका ख्याल रखूंगा, और कभी किसी को उसकी सच्चाई पता नहीं चलने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इस तरह से राहुल दिया को अपना लेता है और वो कभी किसी को पता नहीं लगने देता कि दिया एक किन्नर है। शादी के कुछ सालों बाद राहुल दिया के साथ आउट ऑफ इंडिया चला जाता है और 2 साल बाद जब घर आता है तो अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि ये बच्ची उन्हीं की है, और इस तरह से राहुल हमेशा दिया के साथ रहता है और दिया के ससुराल वालों को भी नहीं पता चलता कि उसकी बहू किन्नर है। ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक औरत अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी। पता नहीं भोला जी कहाँ चले गए। वो तो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। क्या कल रात से भाई साहब भी नहीं मिल रहे? अरे बहन, कहीं तुम्हारे पति भी बाकी आदमियों की तरह गायब तो नहीं हो गए? अरे वो कोई जादूगर थोड़ी ना है जो गायब हो जाएंगे। यहाँ मेरा पति मुझे मिल नहीं रहा कल रात से, और तुम मेरा दुख जानने के बदले मुझसे मजाक करने आई हो। अरे बहन, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। कुछ दिनों से अपने गांव के आदमी रात को लापता हो रहे। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आदमी गए तो गए कहाँ। अभी कुछ दिन पहले दिव्या भारती और अनुष्का के पति भी गायब हो गए। क्या तुम सच बोल रही हो? सारे आदमी जा रहे हैं? रात को ऐसा क्या होता है? यही बात तो सोच सोच कर सभी गाँव वाले परेशान हो रहे हैं बहन। मेरा पति भी कहीं गायब न हो जाए, इसीलिए मैं उनके हाथ पर खाट से बांध कर रखती हूँ ताकि वो कहीं जा ही ना सके। तुम बिल्कुल सही करती हो बहन, पर मैं क्या करूं? मेरा पति तो गायब हो गया ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। आज गांव में पंचायत है। क्या पंचायत? क्यों? और ये पंचायत किसने बिठाई? अरे भूल गई क्या? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि गांव में एक एक करके सभी आदमी रात में गायब हो रहे हैं। बस इसीलिए गांव वालों ने मिलकर पंचायत बैठाई है। आज रात को हम पता लगा लेंगे गांव के सभी आदमी कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, आखिर कौन है इन सब के पीछे। अच्छा रुको, मैं भी चलती हूँ, क्या पता मेरा पति भी मिल जाए। हाँ हाँ चलो। प्रिया अपनी गांव की औरतों के साथ पंचायत में जाती है, जहाँ सरपंच सभी गांव वालों से बोल रहा होता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हम सभी गांव वालों को मिलकर इसका सामना करना होगा और जल्द से जल्द पता करना होगा कि गांव के सभी आदमियों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए मुझे आप सभी गांव वालों का साथ चाहिए। सरपंच, हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं, बस आप हमें ये बताइए हमें क्या करना होगा। आज रात में गांव का कोई भी बंदा नहीं सोएगा, चाहे वो आदमी हो या औरत, और सभी लोग अपने घर की लाइट बंद करके अपने घरों में एक एक मशाल जलाकर रखेंगे। जिसके भी घर में थोड़ी सी भी हलचल या कुछ अनहोनी होने वाली होगी, वो अपनी मशाल बुझा देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, और मैं अपने साथियों को लेकर उसके घर में पहुंच जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सरपंच जी, और हमें आप पर पूरा भरोसा है, और हम सब आपके साथ हैं। पंचायत खत्म होने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाते हैं। अब रात हो जाती है और रात को सभी गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसा कि सरपंच ने बोला था। कुछ देर बाद सरपंच देखता है कि हरिया नाम के एक व्यक्ति के घर की मशाल बुझ चुकी है। सरपंच हरिया की मदद करने के लिए जल्दी से अपने कुछ साथी के साथ उसके घर जाता है, जहां वो एक लड़की को पीछे से नाचते हुए देखता है। उसको नाचते हुए देख सरपंच घर की लाइट जलाता है और उससे बोलता है, कौन हो तुम और इस तरह से हरिया के घर में क्यों नाच रही हो? सरपंच के इतना बोलते ही चुड़ैल पीछे मुड़ती है और सरपंच उस लड़की का चेहरा देखकर बोलता है, चंदा बेटा, तू वो भी इस वक्त हरिया के घर में क्यों नाच रही है? मैं तेरी बेटी चंदा नहीं, सुमन हूँ, और जो मेरा नृत्य देखेगा मैं उसे अपने साथ जंगलों में ले जाऊंगी और वहाँ उसकी बलि चढ़ा दूंगी। हा 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 हा। पर मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा चुड़ैल। पहले तो तूने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा किया और अब मेरे ही गांव से एक एक करके आदमियों को मार रही है।
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सरपंच, क्योंकि मैंने इसके सामने नृत्य किया है। इसने मेरे नृत्य का सुख भोगा है, इसीलिए दक्षिणा में मुझे इसकी जान चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल सरपंच के सामने ही हरिया को उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है और सभी गांव वाले हरिया को बचाने के लिए जंगल जाते हैं। परंतु तब तक चुड़ैल हरिया को लेकर गायब हो जाती है और उसे मारकर खा जाती है। अगले दिन एक बार फिर पंचायत बैठती है और सरपंच सभी गांव वालों से बोलता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं हरिया की जान नहीं बचा सका। उस नाचने वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को अपने कब्जे में कर रखा है और वो मेरी बेटी के जरिए आदमियों को मार रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सरपंच जी, आप माफी मत मांगिए। आप हमारे गांव के सबसे अच्छे मुखिया हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें मालूम है कि आगे भी करते रहेंगे। हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं। सरपंच जी, हम सभी गांव वाले आपके साथ मिलकर आपकी बेटी को उस नाचने वाली चुड़ैल के चंगुल से आजाद करवाएंगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है जो हमारे गांव में आई है। आखिर वो हमसे क्या चाहती है सरपंच जी? सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गांव की सबसे बूढ़ी औरत सरपंच के पास आती है और बोलती है, बेटा, मैं इस गांव की सबसे बड़ी हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो। मेरे आंखों के सामने ही तुम सब खेले कूदे हो और बड़े हुए हो ना हो ये वही नाचने वाली चुड़ैल है। कौन सी चुड़ैल अम्मा? क्या आप जानती हैं ये चुड़ैल कौन है? बेटा, ये कहानी सदियों से चली आ रही है। जब मैं इस गांव में आई थी तब मुझे भी ये कहानी सुनाई गई थी, पर ये कहानी सच है। आज मुझे पता चल गया। आज से कई साल पहले इस गांव के राजा, जो कि बहुत दयावान थे, दयानंद, वो रहा करते थे। उन्हें अपने महल में नृत्य करवाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन दयानंद जी के महल में एक नृत्य की आई जिसका नाम सुमन था। उसने काफी देर तक राजा के सामने नृत्य किया और नृत्य खत्म होते ही उसने राजा से कहा। फ्लैशबैक। महाराज जी, आपको मेरा नृत्य कैसा लगा? आप मुझे इस अद्भुत नृत्य के लिए क्या उपहार देना चाहेंगे? जो तुम मांगो सुंदरी नृत्य का। राजा जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने सुना है आप अपने नाम की तरह बहुत दयालु हैं। इसीलिए मैं आपके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या तुम नहीं जानती हमने क्या संकल्प लिया है? हमारी केवल एक ही रानी है और वही हमारी आखिरी सांस तक रहेगी। भले ही आज वो हमें छोड़कर जा चुकी है, पर आज भी हम पूरी तरह से उनके हैं। उनके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपने हमसे विवाह नहीं किया तो हम आपके दरबार में यही नाचते नाचते अपना दम तोड़ देंगे। ये असंभव है। फ्लैशबैक से बाहर। बस फिर क्या था, महाराज वहां से चले गए और नृत्यिका वही नाचते नाचते उसने तो अपना दम तोड़ दिया। बस इसीलिए वो फिर से इस गांव में आई और मर्दों को उठा उठा कर ले जाती है। यदि उसका विवाह राजा से करवा दिया जाए तो वो पीछा छोड़ देगी। राजा से विवाह? अब तो कोई राजा नहीं है। हम चुड़ैल का विवाह राजा से कैसे करवाएंगे? बेटा, तुम गांव के मुखिया हो, तुम राजा की जगह भी बैठे हो, इसीलिए वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती है। अगर तुम अपने बड़े बेटे से उसका विवाह करवा दो तो वो चुड़ैल इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम चिंता मत करना, वो तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेगी। बस तुम्हारे बेटे से विवाह होते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इस गांव के लिए और अपनी बेटी के लिए मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मैं आज रात को ही उस चुड़ैल का विवाह अपने बेटे से करवा दूंगा।
अब सरपंच ऐसा ही करता है। रात को जब चुड़ैल नाचते हुए गांव में आती है तो सरपंच अपने बेटे को उसके सामने ले जाता है और सरपंच का बेटा चुड़ैल के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे विवाह कर लेती है। विवाह होते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सभी गाँव वालों को वो छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।